आजाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को मिला। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए तिगड़म करनी पड़ी। आज हम इस स्पेशल सीरीज में मैं भारत का पीएम में इन्हीं प्रधानमंत्रियों के किस्से लेकर आए हैं। आज सीरीज के पहली वीडियो में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। यह भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वे अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटी ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया था। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी गांधी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते हैं। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आजाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिला। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए पीएम को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेले नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज हैं। वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है और विदेश में पढ़ा है। उसे विदेश मामले की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामले से अच्छे से निपट लेगा। पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। दुर्गादास लिखते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं। देश को नई उम्र का नेता चाहिए। नेहरू नई उम्र के होने के साथ पढ़े लिखे थे। आजादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी जी का फैसला सही था। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 16 साल 286 दिन तक पीएम रहे और पद पर रहते हुए ही निधन हुआ। उनके कार्यकाल और जिंदगी के कुछ सुने अनसुने किस्से भी लेकर आए हैं।
जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे। कुछ दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये पेशा छोड़कर गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में किसी मुद्दे पर मनमुटाव हो गया। नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट हो गया था। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार गांधी जी ने नेहरू को खत लिखा, जिसे मैंने चोरी से पढ़ लिया था। 15 सितंबर 1924 का यह पत्र जवाहरलाल नेहरू की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियां में प्रकाशित हुआ था। इसमें गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम इन चीजों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो तुम्हारे पिता मतलब मोतीलाल नेहरू चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दे। संभव हो तो उनसे बात करो। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपये का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो। कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या फिर अध्यापक बनोगे। सुभाष कश्यप ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लीगेसी में ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में लिखा है। ये वो दौर था जब देश आजाद हो चुका था और नेहरू पीएम थे। चर्चिल नेहरू के आलोचक थे। आलोचक क्या, एक तरह से दुश्मन थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी याद कराते हुए नेहरू से पूछा, तुम कितने दिन ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे? नेहरू ने कहा 10 साल तक। चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए। तुम्हें दिल से हमसे नफरत करनी चाहिए। तब नेहरू बोले कि कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर मतलब गांधी जी ने 2 चीजें सिखाई हैं, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत। आपको भी पता है कि हमने आपसे डरते हैं और हाँ, नफरत तो कतई नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नेहरू जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। इसमें नेहरू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे। मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा लिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले इस्तीफा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया था। राष्ट्रपति को नेहरू पहले ही इस्तीफे वाली बात बता चुके थे। कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने इस घटनाक्रम की पुष्टि भी की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि नेहरू 6 महीने के लिए अपनी प्रिय जगह हिमालय जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपको ही देश चलाना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू ने इस्तीफा वापस ले लिया। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो आज का दौर नहीं था। नेहरू का इस्तीफा वापस लेने की खबर 2-3 दिन बाद दूसरे देशों में गई और उस समय हजारों टेलीग्राम आए थे। उनमें नेहरू को इस्तीफा वापस लेने के लिए बधाई दी गई थी। 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में भारत की हार स्वीकार कर ली थी। युद्ध शुरू होने से पहले तक उन्हें भरोसा था कि चीन उनका दोस्त है। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए करीब 1 साल कश्मीर में रहना पड़ा था। वो साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से टूट गए थे। वे मई 1964 को दिल्ली लौटे। 27 मई को जब बाथरूम से लौटे तो पीठ दर्द की शिकायत की। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। इतने में वे बेहोश हो चुके थे। 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो चुका था। नेहरू ने निधन से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी तेरहवीं वगैरह न की जाए। उन्होंने लिखा था कि मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाए।
इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए। मैं चाहता हूं कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए, वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। अब आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।